अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पेशावर मेट्रो बस मंसूबा मुल्क के दीगर मेट्रो बस मंसूबों से मुख्तलिफ होगा। ये सबसे कम वक्त में मुकम्मल होगा। ये मंसूबा दीगर मंसूबों के मुकाबले में अच्छा भी होगा और सस्ता भी होगा। इस मंसूबे के लिए कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी। ये कभी नुकसान में नहीं जाएगा। ये थे वो दावे जो पेशावर BRT मंसूबे के आगाज और इसकी तकमील के दौरान किए जाते रहे। फिर पेशावर BRT सबसे ज्यादा वक्त में बना, सबसे महंगा बना, और जब जब हुकूमत ये दावे करती थी कि बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी दी जाती है मगर हम पेशावर BRT पर नहीं देंगे इसलिए ये सबसे मुख्तलिफ होगा, तो हम मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में बताते रहे कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी हुकूमत को सब्सिडी देना पड़ेगी। और अब ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता माली साल में यह मंसूबा 1 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका है, जिसे पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत ने 1 अरब 75 करोड़ 24 लाख रुपए की सब्सिडी दी और रवा माली साल के दौरान 2 अरब 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मामले खुसूसी बड़ा इतलाक खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश का ट्विटर पर BRT से मुतालिक बयान में कहना है कि BRT को माली साल 2021-22 के लिए 2.8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। डिपोज और फीडर रूट्स की तामीर और कोरोना वबा से निकलने के बाद सब्सिडी में 1 अरब रुपए की कमी आएगी। यानी अभी तक 4 साल बाद भी BRT पर काम ही मुकम्मल नहीं हुआ है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिशियल अकाउंट से की गई ट्वीट में लिखा है कि सिंगापुर और हांगकांग के चंद मंसूबों के सिवा BRT पूरी दुनिया में सब्सिडी पर चलती है, क्योंकि हदफ माली फवाइद नहीं बल्कि मुआशी तरक्की है। यानी पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान BRT मंसूबों के खिलाफ होते थे, उसे मुआशी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद नहीं कहते थे, सब्सिडी के खिलाफ होते थे। अब तहरीक इंसाफ ने बयानिया बदल दिया है। ये बात हम बार बार अपने प्रोग्राम में बताते रहे कि दुनिया भर में इस तरह के मंसूबों पर सब्सिडी दी जाती है। पेशावर BRT के लिए भी सब्सिडी देना पड़ेगी, मगर परवेज़ खटक मानने को तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म खुद कहते थे कि कोई सब्सिडी नहीं देंगे। ये बात शुरू हुई द न्यूज़ में गुज़िश्ता दिनों अरशद अजीज़ मलिक की खबर के बाद, जिसके मुताबिक पेशावर BRT को 2 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 4 अरब 67 करोड़ 33 लाख रुपए से ज़्यादा के खसारे का सामना है। पिछले माली साल के 10 माह में ट्रांस पेशावर को मजमूई तौर पर 1 अरब 88 करोड़ 24 लाख रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। सूबाई हुकूमत ने खसारे को कम करने के लिए ट्रांस पेशावर को 1 अरब 75 करोड़ 24 लाख रुपए अदा किए, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक ने 13 करोड़ रुपए की अदायगी की। BRT के रवा माली साल के खसारे को पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत ने बजट में 2 अरब 74 करोड़ और 78 लाख रुपए की रकम मुख्तस कर रखी है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक भी BRT के खसारे को कम करने के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम फराहम करेगा। खबर के मुताबिक ट्रांस पेशावर के तर्जुमान ने अकाउंट्स के हवाले से किसी किस्म की तफसीलात पर तबसरे से इनकार कर दिया। खबर में यह भी लिखा है कि ट्रांस पेशावर ने सूबाई असेंबली में भी आमदनी और अखराजात का रिकॉर्ड भिजवाने से मुआजरत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अभी तक अदाद शुमार मुरतब नहीं किए जा सके। तहम स्पीकर ने 1 हफ्ते के अंदर तमाम रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी हुकूमत में आने से पहले मेट्रो मंसूबों के सख्त मुखालिफ थे। उन्हें पैसे का ज़िया और करप्शन की वजह करार देते थे, जंगला बस कहते थे। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगला बस सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए, इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फ़र्क है। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी पेशावर BRT बनाने का ऐलान कर दिया तो 2018 के आम इंतखाबात से कबल उनकी सोच में तब्दीली पैदा हुई और पेशावर BRT से मुतालिक उन्होंने दावे किए कि यह मनसूबा नुकसान में नहीं जाएगा और इस पर नून लीग के मेट्रो मनसूबों की तरह कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इनकी जो मेट्रोज हैं, पहले तो उनकी कॉस्टिंग देखेंगे, इनकी कितनी बनी, वो कितने, और उसकी माइलेज देख ले। ये 2 मेट्रोज के ऊपर 7 अरब रुपए की सब्सिडी है, वो जो है वो प्रॉफिट बनाएगी। यहाँ जो BRT बनी है इसका मुकाबला होगा जो मेट्रोज बनी है वहाँ। फ़र्क ये है कि ये पूरी तरह इसके ऊपर कोई खसारा नहीं होगा, कोई सब्सिडी नहीं होगी। वहाँ जो 3 मेट्रोज बनी है उनके सालाना खसारे पे 2 शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं आप, यानी इतना बड़ा नुकसान है वहाँ। इस हवाले से हमने खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, जिनके दौर में यह मनसूबा बनना शुरू हुआ था, उनसे जब सब्सिडी का सवाल किया तो उनका क्या कहना था, देखिए। आपको यकीन है कि पेशावर मेट्रो मुनाफे में चलेगा, सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी? इसका एस्टिमेशन होती है, पूरा उसकी सर्वे पूरा
वो बैठता है पूरे इंजीनियर, वो सारा इसका पूरा वो किया हुआ है। तो मैंने खुद तो नहीं बनाया हुआ केस पे इतना सारा, इन्होंने इसी एशियन बैंक ने सारा कुछ इसका बनाया हुआ है। परवेज खटक साहब, अभी तक इस प्रोजेक्ट का कोई चीज़ टाइम पर हुई है? कोई नक्शा, इसके अलावा कोई कॉस्ट, कोई चीज़ इसकी सही साबित नहीं हुई है, तो ये बात कैसे सही साबित हो जाएगी कि ये मुनाफे में चलेगा? जो कि दुनिया भर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट होते हैं वो मुनाफे में नहीं चल पाते, ये मुनाफे में चलेगा। अब तक कोई आपका दावा सही साबित नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर? टाइम लाइन ही साबित हुई, ठेकेदार की गलती, अगर ठेकेदार की गलती नहीं, इंजीनियर की गलती, इंजीनियर नहीं तो दूसरे की गलती। मैं तो दिन रात करता था कि जल्दी खत्म हो, और मैं करा भी देता। गुज़िश्ता बरस खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम खान के आगे भी हमने ये सवाल रखा। सब्सिडी आपको बतौर वज़ीर ख़जाना देनी पड़ेगी, ऑलरेडी एलोकेट की है, आगे भी देनी पड़ेगी। हमने प्रोविजन इसके लिए रखी है। अब डिपेंड करता है कि राइडरशिप कितनी होती है। इंशाल्लाह जब फीडर रूट्स कंप्लीट होंगे, जब कमर्शियल प्लाजास कंप्लीट होंगे, पेशावर की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो किसी भी छोटी मोटी सब्सिडी को ऑफसेट कर लेगी। और अभी हक़ाइक़ सामने आए हैं कि ना सिर्फ ये मनसूबा गुज़िश्ता माली साल के दौरान नुकसान में रहा, बल्कि रवा माली साल में ज़्यादा खसारे में रहने का खदशा है, और इसीलिए सूबाई हुकूमत सब्सिडी देने पर मजबूर है। यही बात हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बता चुके हैं। जिस मनसूबे को अक्टूबर 2017 में इस वादे के साथ शुरू किया गया था कि इसकी तकमील 6 माह में 14 अरब रुपए के अंदर करके रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, और ये मनसूबा पंजाब में नून लीग के दौर में बनने वाले मेट्रो से ज़्यादा सस्ता, बेहतर और सबसे कम मुद्दत में मुकम्मल होगा। ये प्रोजेक्ट उनमें से तो कोई दावा पूरा नहीं कर सका, मगर पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों की तरफ से सबसे महंगा और ताख़ीर से बनने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट ज़रूर बन गया है। शुरू में यह दावा भी किया गया कि पेशावर मेट्रो मनसूबे पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे, मगर जब मनसूबे की फिजिबिलिटी पर काम किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि 14 अरब रुपए में मनसूबे की तकमील मुमकिन नहीं, मनसूबे पर कम अज़ कम 40 अरब रुपए खर्चा होगा। अब अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि यह लागत बढ़कर तकरीबन 100 अरब रुपए को तजावुज़ कर चुकी है। पहले तहरीक इंसाफ दावा करती रही कि अपने वसाइल से बनाएंगे, मगर फिर हुकूमत ने इस मंसूबे को एशियन डेवलपमेंट बैंक से डॉलर्स में कर्ज लेकर बनाया, तो रुपए की कदर गिरने से भी बोझ में इजाफा होता रहा। मंसूबे की लागत और तकमील की मुद्दत कम होने के बजाय बढ़ती रही। हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अप्रैल 2019 में पेशावर मेट्रो बस की लागत से मुताल्लिक सवाल किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मंसूबे की लागत में इजाफे से मुताल्लिक क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मई 2017 में जब इस मंसूबे के PC1 की मंजूरी दी गई तो उसकी लागत $587 मिलियन यानी 61 अरब रुपए थी, और उस वक्त डॉलर की कीमत 104 रुपए 83 पैसे थी, यानी मंसूबे की हतमी लागत 68 अरब रुपए के करीब है। अब अपोजिशन के इल्ज़ाम के तनाजुर में डॉलर की मौजूदा कदर के लिहाज से BRT की लागत को देखा जाए तो प्रोजेक्ट की लागत 100 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गई है, और सूबाई हुकूमत के मजीद अखराजात शामिल किए जाएँ तो 106 अरब रुपए से भी ऊपर की लागत होने का इम्कान है, जो कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो के मंसूबों से बहुत ज़्यादा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर मेट्रो बस के 27 किलोमीटर तवील रूट पर 30 अरब रुपए खर्च हुए, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस के 23 किलोमीटर रूट पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए, मुल्तान मेट्रो बस के 18.5 किलोमीटर रूट पर तकरीबन 29 अरब रुपए की लागत आई। ये सब मिलाकर 103 अरब रुपए बनते हैं। पेशावर BRT की लागत 106 अरब रुपए बनती है, यानी कि 3 की लागत एक तरफ और अकेली पेशावर BRT की उनसे ज़्यादा। और जाहिर है कर्ज़ों को और लागत को मौजूदा रुपए की कीमतों पर जांचने और हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाने का पैमाना भी तहरीक इंसाफ ही ने शुरू किया था, जिसको अब उसके मुखालिफिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पेशावर BRT मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पहले अप्रैल फिर मई 2018 की तारीख दी गई, लेकिन मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। फिर 2018 के अख्तिताम की तारीख दी गई, फिर मार्च 2019 की तारीख दी गई, फिर हर हाल में 2019 में शुरू करने का दावा किया गया, और बिलाखिर ये मंसूबा 2020 के अगस्त में फ़ाल हुआ, लेकिन मुकम्मल अब भी नहीं हुआ है। और इस मंसूबे पर पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुबैना बेज़ाब्तियों का जिक्र किया और तहकीकात का हुक्म दिया। फिर चेयरमैन नैब ने कहा कि पेशावर BRT में करप्शन का रेफरेंस तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के ऑडिटर जनरल ने भी कहा कि फरवरी 2020 में सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना बेज़ाब्तियों की बात की गई, मगर तहरीक इंसाफ ने कोई तहकीकात नहीं होने दी और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, जो अदालत ने दे दिया। और तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि एक दफ़ा प्रोजेक्ट शुरू हो जाए फिर तहकीकात करने दी जाए, मगर प्रोजेक्ट शुरू हुए भी 1 साल हो गया और कोई तहकीकात नहीं हुई है। और अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं होगा तो क्या तहकीकात ही नहीं होगी? सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ का यही है। दूसरी हुकूमतों के छोटे बड़े तमाम प्रोजेक्ट की तहकीकात तहरीक इंसाफ कर रही है। हमारे साथ सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। आप कहते थे सब्सिडी नहीं देंगे, 4 अरब रुपये से ज़ायद की सब्सिडी 2 साल में, सारे दावे गलत साबित हुए हैं, डेडलाइन से लेके कॉस्ट से लेके सब्सिडी तक। देखिए, पहली बात तो यह है कि BRT
का वो पोर्शन मुकम्मल हुआ है जो हम कहते हैं कि जी बसें चल पड़ी हैं, लेकिन BRT का वो पोर्शन अभी मुकम्मल नहीं है जो जहाँ से इनकम मुतवक्को है, और जो BRT अगर किसी किस्म के उसको सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से वो पूरा करेगी। उसमें है कमर्शियल प्लाजे। आपको पता है कि हमारे जो कमर्शियल प्लाजे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यही वजह है कि हम चाहते थे कि BRT के साथ साथ इनको भी कंप्लीट करें, तो उस पर भी काम तेज़ी से जारी है और हमारी पूरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि ये भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। लेकिन चूँकि आपको पता है कि एक तो ये था कि आवाम को तकलीफ़ भी थी, मुश्किलात भी थी, और हम नहीं चाहते थे कि आवाम को ज़्यादा मुश्किलात से दो चार करें, तो उसके लिए हमारी ख्वाहिश थी कि हम किसी न किसी सूरत सबसे पहले जो पोर्शन है वो हम मुकम्मल करें और लोगों को सफरी सहूलत मुहैया करें। उसमें हम कामयाब हुए। सब 1 साल से भी कम में मुकम्मल करने का आपने वादा किया था, नहीं किया। 3 साल बाद चलाई, उसको चलाए हुए भी 1 साल हो गया, गुज़िश्ता साल अगस्त में चलाई थी। तो आप कब मुकम्मल करेंगे इसको, जिसके बाद आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सिडी ही मुसलसल दे रहे हैं और आइंदा भी देनी पड़ेगी? बिल्कुल साजिद भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी पूरी कोशिश है। बीच में बदकिस्मती से कोरोना भी आया, उस कोरोना की वजह से भी काफ़ी चीज़ें मुतासिर हुई, और लेकिन ये कि काम शुरू है इंशाल्लाह, और जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। क्योंकि वो जो है दूसरे BRTs के अंदर आप देखें तो कमर्शियल प्लाजे नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ से आमदन आ सके और सब्सिडाइज हो सके। यहाँ पे हमने ये चीज़ रखी थी, हमें पता था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ये सूबा छोटा सूबा है, गरीब सूबा है, इतना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन ये कि एक अच्छी सहूलत दी है, सफरी सहूलत, लोगों को आराम दे, और साथ साथ हमने इसका इंतज़ाम भी किया है कि हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही कमर्शियल प्लाजे तामीर हो जाएंगे, उससे जो आमदन आएगी वो इसमें हम लगाएंगे इंशाल्लाह। जब तामीर होंगे, आप फिर दावा कर रहे हैं। आपने पहले एक शो में कहा था कि मैं डेडलाइन नहीं दूंगा कि कब चलेगी। ये डेडलाइन देंगे या इस दफ़ा भी नहीं देंगे कि ये मुकम्मल कब होगी? कोई डेडलाइन नहीं दे रहा, लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो शुरू में लोगों की जो बहुत ज़्यादा रश होती थी इस कोरोना की वजह से, चूँकि स्टूडेंट इसमें ज़्यादा सफ़र करते हैं, ख़वातीन ज़्यादा सफ़र करती हैं, स्पेशल जो मुलाजमीन थे वो ज़्यादा सफ़र करते थे, तो काफ़ी अरसे तक तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद रहीं, और इसी तरह जो ऑफिस के अंदर जो हाज़िरियाँ थी वो भी 50% कम रही। तो इस वजह से ज़ाहिर मुश्किलात हमें रही, लेकिन हमें चूँकि आवाम को सहूलत देना है, और वो जो सब्सिडी हमने दी है बिल्कुल आवाम की सहूलत के लिए दी है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आम रूटीन के हालात होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ख़ुद भी इतने ज़्यादा खसारे में नहीं होगी, और जो हमें कमर्शियल प्लाजों से मिलेंगे आमदन वो इसके अंदर जाएगी, तो हुकूमत को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इस पर बेज़ाब्तियों के बहुत इल्ज़ाम लगे हैं और आप लोग होने नहीं देते कोई तहकीकात, इससे ऑर्डर ले लेते हैं। माजी की हुकूमतों के छोटे बड़े प्रोजेक्ट से लेके तैनातियों तक पर रेफरेंसेस खोले हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब कम से कम जब चल गई है तो तहकीकात ही होने दीजिए BRT पर। देखिए शाजिब भाई, अगर हम ये काम कर लें तो देखें ना तो BRT कंप्लीट होती और ना कमर्शियल प्लाजे जो है वो तामीर कंप्लीट हो सकेंगे। आपको पता है कि ये चीज़ें शुरू हो जाती, कोई फ़ाइल को हाथ भी नहीं लगाता है। तो देखिए हम तो कहीं गए नहीं हैं, सारे लोग यहीं पे हैं। हुकूमत इंशाल्लाह नेक्स्ट हुकूमत भी हमारी है, जो अंदाज़ा हमें लग रहा है लोगों के उससे, तो हमने तो कहीं जाना तो नहीं, हम यहीं पे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीज़ इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर दें। अगर एक दफ़ा ये चीज़ वहाँ चली गई और हमें पता है कि इसमें कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन चीज़ें जो है वो डिले हो जाएंगे और लोग फिर खौफजदा होकर फिर किसी फ़ाइल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये वजह थी कि हमने, और हमारे कोई गलत नीयत नहीं है, कोई और नीयत नहीं है, सिर्फ यही मकसद था कि जो चीज़ हमने आवाम के लिए किया है वो पूरी करके दे दें उनको। उसके बाद हमारी लीडरशिप भी यहीं है, हम सारे यहीं हैं। जिस वक्त जो तहकीकात हो हम उसके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। फिर तो आप BRT को मुकम्मल करेंगे ही नहीं, तहकीकात ना कराने का भी बहाना रहेगा, सब्सिडी देने का भी बहाना रहेगा। नहीं देखिए, वो तो हमने मुकम्मल इसलिए भी करना है कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी तो हम दे भी नहीं सकेंगे। हमारी तो पूरी ख्वाहिश है कि ये जो तीनों बड़े प्लाजे हैं ये बन जाएं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये खसारे के बजाय अगर हमें आमदन ना भी दें तो कम से कम लोगों को एक सहूलत मिलेगी और सस्ती सहूलत, सफरी सहूलत होगी बेहतरीन। मगर अब ये सब्सिडी ना देने के दावे ना कीजिएगा दूसरों की मेट्रो पर तनकीद करने के लिए। आपको सब्सिडी देनी इस पर पड़ेगी, हमने माजी में भी कहा था, फिर आपसे कह रहे हैं आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। सर सब्सिडी पर भी चले ना, तो अगर थोड़ी बहुत सब्सिडी देना भी पड़ गया आवाम के लिए तो इससे मेरे ख्याल से कोई महंगा सौदा नहीं होगा, लेकिन आवाम को सहूलत तो मिल जाएगी ना।
बहुत शुक्रिया शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तरीके से आपको बयान इस हवाले से बदल गया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। रुपया 168 रुपये का हो गया है, क्या हो रहा है बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज डॉलर ओपन मार्केट में 168 रुपए से ऊपर चला गया है और आज सिर्फ अगस्त के एक महीने में तिजारती खसारे के 4 अरब डॉलर्स के अदाद-ओ-शुमार आए हैं। अगस्त में बरामदात टारगेट से कम और दरामदात तवक्कात से बहुत ज्यादा रही हैं। और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जिस मकसद के लिए हुकूमत ने शुरू के 2 साल में बकौल वजीर खजाना शौकत तरीन मईशत की कमर तोड़ दी थी, वो मकसद हासिल हुआ भी है या नहीं? करंट अकाउंट खसारा काबू में रहेगा या नहीं? बरामदात करंट अकाउंट खसारे को कम करने में किरदार अदा कर पाएंगी या नहीं? और रुपया जो मुसलसल गिर रहा है उसकी गिरावट रुक पाएगी या नहीं? इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में 168 रुपए से ऊपर चला गया है। रुपया जितना गिरेगा उससे महंगाई में इजाफे का खदशा अलग पैदा हो गया है। और अगस्त के महीने की बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स टारगेट से कम रही हैं, मगर दरामदात यानी इंपोर्ट्स तवक्कात से बहुत ज्यादा रही हैं। अगस्त के महीने में बहुत बुलंद यानी 4 अरब डॉलर से तिजारती खसारा हुआ है। दरामदात 6.3 अरब डॉलर्स की रही हैं, जो हुकूमती तवक्कात और टारगेट दोनों से बहुत ज्यादा हैं। और खुद मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक अगस्त में बरामदात 2.4 अरब डॉलर्स के टारगेट से 14.3 करोड़ डॉलर्स कम रही हैं। साथ ही उन्होंने एक्सपोर्टर से मुतालबा किया है कि वो अपनी कोशिशें दुगनी करके हुकूमत का टारगेट पूरा करने में किरदार अदा करें। हुकूमत ने इस साल गुड्स एक्सपोर्ट्स का 31.2 अरब डॉलर्स का टारगेट रखा है और अगर वो पूरा ना हुआ और दरामदात इसी तरह बढ़ती रही तो करंट अकाउंट खसारा स्टेट बैंक के दिए गए टारगेट जो कि 8 से 9 अरब डॉलर्स है उससे ऊपर जा सकता है, क्योंकि दरामदात बुलंद सतह पर हैं और तज्जियाकारों की राय है कि करंट अकाउंट खसारा 12 अरब डॉलर से ऊपर रहने का खतरा है, जिससे कर्ज में इजाफा अलग होगा और करेंसी पर दबाव पड़ने का खदशा अलग पैदा होगा और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अलग पड़ेगा। हुकूमत ने बजट 153 रुपए की कीमत पर बनाया है, मगर डॉलर 167 का हो गया है। तो सवाल ये अलग उठ रहा है कि बजट के तमाम इशारे बदलने पड़ेंगे और चंद हफ्तों में रुपए की कदर 14 रुपए गिरने से पूरा बजट मुतासिर हो गया है और रुपया गिरने से महंगी दरामदात होने की वजह से महंगाई का खतरा अलग पैदा हो गया है। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिरने पर सियासत होती रही है। खुद वजीर आजम इमरान खान ये सियासत करते रहे हैं और अब तहरीक इंसाफ की 3 साल में रुपया 35% से जायद गिर चुका है। 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है, जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। अभी 5 रुपए गिरे हैं तो सोचे हैं कि अब सब पे 500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। और ये किसने चढ़ाया, किसकी वजह? मुंशी इसहाक डार और नवाज शरीफ। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है? रुपया आज 128 रुपया डॉलर पहुंच गया है। जितना जितना रुपया गिरता जाएगा उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली, तेल, पेट्रोल, डीजल महंगा। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। ये सियासत पाकिस्तान में होती रही, मगर अहम बात यह है कि स्टेट बैंक इस वक्त मुदाखलत नहीं कर रहा है और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल अभी मुस्तहकम है, मगर महंगाई के मजीद खतरात पैदा हो गए हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। ये बात हमने वजीर खजाना शौकत तरीन के सामने रखी तो उन्होंने इत्तफाक किया। एक नंबर है जो इस वक्त मुसलसल गिरता नजर आ रहा है और वो रुपए की वैल्यू है। स्टेट बैंक नहीं इंटरवीन कर रहा है, 166 रुपए से भी नीचे गिर गया। अब उसका एक जो आउटकम हो सकता है वो इन्फ्लेशन पर हो सकता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में आए। नजर आ रहा था कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये वापस राइजिंग साइड पर नहीं चली जाएगी जितना तेजी से रुपया गिर रहा है। ये कंसर्न नहीं है आप इस हवाले से? इसका कंसर्न तो जरूर होता है, जैसे रुपया गिरता है उसके बाद और प्राइसेस पे जोर इसलिए भी आता है कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है ये, क्योंकि इस नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं और वीट आप इंपोर्ट करेंगे उसका इफेक्ट आएगा, शुगर पे आएगा, दालों पे आएगा, घी पे आएगा। तो ये आएगा तो ज़रूर, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसकी बाकी जो फूड इन्फ्लेशन है उसको, उसमें जो मार्जिन्स हैं ये मिडिल मैन के, इनको ज़रा कम करके उस साइड पे कोई कॉम्पनसेट करें। इस वक्त हमारे रिस्क इन्फ्लेशन में हैं और वो रिस्क ये हैं कि ऑयल प्राइसेस का भी हमें कोई पता नहीं है अभी इस वक्त किस साइड पे जा रही हैं और वह नीचे आएंगी या नहीं आएंगी। अगस्त के महीने में महंगाई 8.4% रही है, मगर उस पर भी मुआशी तज्जियाकार सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई असल में ज़्यादा है, मगर हुकूमत अदाद-ओ-शुमार कम करके बता रही है क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 सालों में
14,900 अरब रुपए का कर्ज में इजाफा कर चुकी है, जो कि नून लीग के 5 साल में कर्ज के इजाफे से 140% ज्यादा है। इसी हफ्ते स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2018 से जून 2021 तक पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 60% का इजाफा हो चुका है और 30 जून 2021 को यह कर्ज जीडीपी का 83.5% पर पहुंच चुका है। नून लीग की हुकूमत ने टोटल कर्जा 24,950 अरब रुपए पर छोड़ा था, जो अब 39,900 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। नून लीग ने डेट टू जीडीपी 72.5% पर छोड़ा था, जिसमें भी 11% का इजाफा हो चुका है और वो 83.5% पर पहुंच चुका है। यानी हर तरह कर्ज के इशारिये मजीद बिगड़ गए हैं, जिसमें सिर्फ रुपए में लिए जाने वाले लोकल कर्जे में 9,900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जो नून लीग के दौर में 16,400 अरब रुपए था और अब 26,200 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। बैरूनी कर्जे में 60% का इजाफा हो चुका है और वो 12,400 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। नून लीग के दौर में बैरूनी कर्जा रुपए में 7,800 अरब रुपए था और अब उसमें 3 साल में 4,600 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। जाहिर है बैरूनी कर्जे में इजाफे की बड़ी वजह रुपए की कदर का गिरना है, जो और गिरेगा तो कर्ज और बढ़ेगा। मगर डॉलर्स में भी पाकिस्तान का टोटल बैरूनी कर्जा बढ़कर 122 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका है। सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में बैरूनी कर्जे में 9.1 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सिर्फ जुलाई के एक महीने में हुकूमत ने 1.6 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्जा लिया है। हुकूमत 3 साल में 9.1%, फिर 8.1% और फिर 7.1% का फिस्कल खसारा कर चुकी है, और जो 3 साल में 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा बनते हैं, जो माजी की किसी हुकूमत ने नहीं किया है। हुकूमत इस खसारे को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुकी है, क्योंकि हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। और वज़ीर आज़म माजी में कर्ज बढ़ने पर क्या कहते थे, देखिए। 6,000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में, और 2008 से 2018 वो कर्जा 6,000 से कितना पहुंचा? 60 सालों में 6,000, और सिर्फ 10 सालों में इन दो जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के और हर रोज टीवी पे बैठे होके तबसरे कर रहे होते हमारे। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया? वज़ीर आज़म ने हुकूमत में आते ही माजी के कर्जों की तहकीकात का ये ऐलान किया था। हुसैन असगर की सरबराही में डेट कमीशन बनाया, जिसकी तहकीकात अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब को खुद प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उनका कोई जवाब ही नहीं आया। मगर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ 3 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के 5 सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, यानी 14,900 अरब रुपए का कर्ज में इजाफा कर चुकी है। 10,000 अरब रुपए से जायद का फिस्कल खसारा कर चुकी है। मगर इस बार वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पुरएतमाद है कि 5,829 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल कर लेंगे। गुज़िश्ता 2 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना टैक्स हदफ भी हासिल नहीं कर सकी थी। इस माली साल के शुरू के 2 माह में जुलाई और अगस्त में टैक्स महसूलात टारगेट से ज़्यादा रही है। अगस्त में भी FBR ने टारगेट से ज़्यादा टैक्स हासिल किया है। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और कहा कि FBR ने जुलाई और अगस्त में टारगेट से 23% ज़्यादा, यानी 850 अरब रुपए का टारगेट 2 माह में इकट्ठा कर लिया है। इस रफ्तार से इंशाअल्लाह 5,829 अरब रुपए का टारगेट हासिल हो जाएगा। यानी टैक्स महसूलात में बेहतरी नजर आ रही है, मगर इसकी वजह भी दरामदाद में बेपनाह इजाफा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि वो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई की सूरत में गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ पड़ता है। इस बुरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने मुतादिद हुकूमती वज़रा को दावत दी, वो नहीं आए। मगर हमारे साथ माहिर मईशत और सहाफ़ी खुर्रम हुसैन साहब और मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साहब, ज़ाहिर रुपया 168 की सतह क्रॉस कर गया। तिजारती खसारा 1 महीने में 4 अरब डॉलर है, जो स्टेट बैंक का टारगेट है 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारे का। आपके ख्याल में वो मुमकिन हो पाएगा या उससे ऊपर नजर आ रही है सूरत हाल? शाहज़ेब, बहुत मुश्किल लग रहा है। जिस डायरेक्शन में अभी ट्रेड डेफिसिट जा रहा है पाकिस्तान का, जो 70% जिसमें इंक्रीज आया है पहले 2 महीनों में, पहले 2 फिस्कल ईयर के माली सालों के महीनों में, यानी कि जुलाई अगस्त में, तो मार्केट जो है वो खुद अपनी जजमेंट इस पे पास करके कर रही है। तो शाहज़ेब, मई के महीने में रुपया अगर 150 से लेके 155 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा था, तो आज आपने खुद बताया 168 को टच कर रहा है। तो ये इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन एक ऐसे टाइम पे जहां पे आपके रिजर्व्स चढ़ रहे हो, वो सिर्फ इसलिए हो सकता है कि आपका जो एक्सटर्नल डेफिसिट है वो उस सब कुछ, आपके एक्सपोर्ट्स, आपके रिजर्व, इन सबसे ज्यादा तेजी से वो चढ़ रहा है। और ये मार्केट की जजमेंट है इन फंडामेंटल्स पे, किसी एक इंडिविजुअल एनालिस्ट की नहीं। मोहम्मद सुहेल साहब, जो हुकूमत का एतमाद है वो मार्केट्स को एतमाद दे रहा है या फिर अब कंसर्न पैदा हो रहे हैं जो हालिया नंबर आए अगस्त के?
अगस्त के नंबर से तो मेरे ख्याल में कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं और उसका रिएक्शन आज आपने करेंसी मार्केट, इंटर बैंक में भी थोड़ा बहुत देखा, ओपन मार्केट में ज़रा ज़्यादा देखा और स्टॉक मार्केट में भी देखा, क्योंकि लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जब सेंट्रल बैंक ने जो अपना फोरकास्ट दिया है करंट अकाउंट का, उसको देखते हुए हो सकता है कि 6 बिलियन से कम ही रहे इंपोर्ट, कोई 5.5 बिलियन का एवरेज लोगों के जहन में था। मगर पिछले 3 माह में ये दूसरी मर्तबा है कि इंपोर्ट 6 बिलियन से ऊपर गई हैं, और ना सिर्फ इंपोर्ट ऊपर गई है बट एक्सपोर्ट भी उस तेज़ी से नहीं बढ़ी जो तवक्कुआत थी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी मंथली इतना नहीं हुआ, वो हो गया है। और जो 2 महीने के स्टैटिस्टिक्स आए हैं इस साल के जुलाई और अगस्त के, उसमें तो ट्रेड डेफिसिट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो जो चूँकि ये चीज़ें सारी तवक्कुआत के बरक्स थी, इसलिए हमने आज सारी मार्केट्स में प्रेशर देखा। प्लस जो करेंसी में ये भी इतलात हैं, और दो कोई रिलायबल नहीं है कि KPK में या पेशावर में तो कर्व मार्केट में ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि US ट्रुप्स के विड्रॉल के बाद यही इतलात हैं कि जो डॉलर की डिमांड है वो अफ़गानिस्तान में बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी कर्व मार्केट में भी प्रेशर है। और हमने हिस्ट्री में यही देखा है कि जब भी कर्व मार्केट डिस्टर्ब होती है या कर्व मार्केट में डॉलर स्ट्रांग होता है तो फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डॉलर की तरफ चली जाती है। खुर्रम साहब, दरामदात बढ़ रही हैं, मगर अगर पाकिस्तान 31.2 अरब डॉलर की गुड्स एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर ले, और फिर रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर से अगर ऊपर रहें, तो आपके ख्याल में फिर भी एक खतरा ना हो, वो सूरत हाल नहीं नजर आती है जिसकी वजह से हुकूमत कॉन्फिडेंट है? मुझे तो मुश्किल लग रहा है अभी। या तो हम लोग ये डिवैल्यूएशन इसी तरह अगर चलती रहे और डॉलर को हम लोग कोई 175 पे या 180 पे देखने के लिए तैयार हो, बिकॉज फिलहाल डॉलर के अलावा और कोई सपोर्ट ये लोग देने के पोजीशन में नहीं है एक्सपोर्ट्स को। द बिगर इशू इज रेमिटेंसेस अभी, क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की थी, इवन बजट जब अनाउंस हुआ था तो वो ये कह रहे थे कि रेमिटेंसेस का जो अगले साल के लिए टारगेट रखा है बहुत हाई है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और उनकी जो अंदरून अभी बातें हो रही हैं स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरमियान, जो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, इन तमाम फॉरम्स में होती हैं, वहां भी ये सुनने में आ रहा है कि स्टेट बैंक भी अब उनको कॉशन करने की कोशिश कर रहा है कि इतना हाई आपका जो 10% इंक्रीज आपने रेमिटेंसेस में असम्पशन रखी हुई है वो मीट करना मुश्किल होगा। जुलाई के महीने में रेमिटेंसेस वर डाउन फ्रॉम लास्ट जुलाई। स्टेट बैंक ने कहा कि ये तो जी जुलाई में वर्किंग डेज कम थे। आज मेरी जिन मनी चेंजर से बात हुई है वो मुझे कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेमिटेंसेस 2.4 के से लेके 2.6 अरब डॉलर के दरमियान अगस्त के महीने में। डेटा तो बाद में निकलेगा, लेकिन अगर ये वाली एक्सपेक्टेशन भी दुरुस्त निकले जब डेटा आए, तो इसका मतलब है कि अगस्त में भी रेमिटेंसेस जो है वो नीचे की तरफ जाएंगी, बजाय इसके कि 10% इंक्रीज आए। इसकी वजह से 1, 2, 3 महीने अगर आप टारगेट से नीचे पोस्ट करेंगे रेमिटेंसेस को, तो इवेंचुअली फिर आपको अपना फुल ईयर टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा। आई थिंक रेमिटेंसेस में भी काफी मुश्किल लग रहा है अभी अपना टारगेट मीट करना। सर साहब, जो फिर हुकूमत का ये दावा था कि हम बूम बस्ट साइकिल से निकल गए हैं, कि थोड़ी सी ग्रोथ आती है, तिजारती खसारा बढ़ता है, करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है, मईशत बैठती है और IMF के पास जाते हैं, वो फिर दुरुस्त है कि निकल गए हैं, या उसके खतरात अभी भी मौजूद हैं कि हम उसी साइकिल में हैं, थोड़ी सी ग्रोथ आ रही है और फिर करंट अकाउंट खसारा आ रहा है? देखिए, ये हुकूमत का दावा है, बट ये आई थिंक फोरकास्ट है उनकी कि ये बूम बस्ट साइकिल नहीं होगा और ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ है। बट उसके लिए मेरे ख्याल में सारे इदारों के मिल के काम करना पड़ेगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि सेंट्रल बैंक ने एक टूल काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश की है, जो करेंसी है, क्योंकि करेंसी कोई पिछले 4-5 महीने में 10-11% गिर गई है। ये एक बहुत अच्छा टूल है जो पहले इस्तेमाल नहीं होता था, अब मार्केट बेस कर दिया एक्सचेंज रेट को। मगर मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को मजीद टूल इस्तेमाल भी करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वहाँ भी जो बजट में मराहत दी गई हैं इंपोर्ट की ग्रोथ के लिए, और जिस तरीके से इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एफर्ट करने पड़ेंगे, ताकि जो ये ग्रोथ हो वो मैनेजेबल हो और सस्टेनेबल हो। मतलब आपको लग रहा है कि पायदार तरक्की की तरफ हम जा रहे हैं, या खतरात वाकई पैदा हो रहे हैं खुर्रम हुसैन साहब? जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी उसी तरह इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो भी ग्रो करेगी उसी के साथ, और एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से नहीं ग्रो कर रही।
रेमिटेंसेस के ऊपर भी अब लग रहा है कि वो वाली ग्रोथ शायद पॉसिबल ना हो जो उन्होंने अस्यूम किया था। तो आपके या तो रिजर्व्स गिरेंगे या आपकी डॉलर की, आपकी रुपए की कदर गिरेगी। अब इस तरह मुझे तो नहीं लग रहा ये चीज सस्टेनेबल है, क्योंकि एक पॉइंट पे आके इवेंचुअली शोर मचेगा गवर्नमेंट में कि ये डॉलर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त लेवल्स पे आ गया, अब इसको रोको। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। जो अगस्त के तिजारती खसारे के नंबर हैं उससे खतरात पैदा हो गए। एक तरफ मुल्क को रिकॉर्ड तिजारती खसारे का सामना है और दूसरी तरफ वही हो रहा है कि जिस खदशे का इजहार हम बार बार करते रहे और हुकूमत की तवज्जो दिलाते रहे, मगर हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस वाली गलतियाँ फिर दोहराई और मुल्क को सिर्फ 3 माह में $500 मिलियन यानी 83 अरब रुपए के खसारे का सामना है। आज जो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हमारे खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। हुकूमत ने टेंडर्स में देर की और अक्टूबर और नवंबर के 60 टेंडर्स के लिए $17.1 से $22.5 तक यानी 32% तक के स्लोप का रेट मिला। सितंबर में PSO को 25% तक से ऊपर तक का स्लोप मिला। हमने बता दिया था कि सिर्फ 3 माह के 13 LNG कार्गोस पर मुल्क को $500 मिलियन के नुकसान का सामना है। PSO ने सितंबर के लिए एक बिड $17.8 यानी 24.5% के स्लोप पर मंजूर कर ली है। PLL ने 7 में से 5 कार्गोस के टेंडर दोबारा कर दिए और मुमकिना तौर पर अक्टूबर के लिए $17.1 और $17.53 की बिड्स कबूल कर ली हैं नवंबर की। और हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि सिर्फ इन 3 कार्गोस पर चंद माह देर करने की वजह से $100 मिलियन इजाफी अदा करना होंगे। मगर आज जो सूरत हाल सामने आई है वो मजीद अफसोसनाक नजर आ रही है, क्योंकि PSO ने 22 से 24 अक्टूबर की डिलीवरी विंडो के लिए टेंडर किया तो कोई सप्लायर ही नहीं मिला। यानी एक बढ़ती हुई हाई डिमांड मार्केट में सब पता होने के बावजूद इतनी देर की गई कि LNG का कोई सप्लायर नहीं आया। और PLL ने जब आज दोबारा 5 कार्गोस का टेंडर किया तो $19.8 से $20.9 यानी तकरीबन 30% तक का स्लोप मिला है। PSO को महंगी कीमत पर LNG नहीं मिली, यानी फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी और नवंबर के लिए PLL के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी महंगी LNG लेंगे तो और महंगी बिजली पैदा होगी, नहीं लेंगे तो फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी और सर्दियों में गैस का बहरान अलग पैदा होने का खदशा है। यानी सिर्फ 3 माह के 13 LNG कार्गोज में मुल्क को $500 मिलियन के जिस मुमकिन नुकसान की हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात की थी, वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली से वो दुरुस्त होती नजर आ रही है। अवाम तैयार हो जाएं, क्योंकि यह कीमत उन्हें महंगी बिजली और महंगी CNG की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। पहले ही सिर्फ जुलाई के महीने में सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम को ₹1.37 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। और कल नेपरा ने भी ये कहा कि महंगी LNG की खरीदारी की वजह से आवाम को सिर्फ जुलाई के महीने में 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना होगा। और अफसोस की बात यह है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए ये बोझ और ज़्यादा होगा, क्योंकि वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहलियों की वजह से मुल्क का ज़र मुबादला अलग ज़ाया हो रहा है और आवाम को मजीद महंगाई अलग भुगतनी पड़ रही है। हमने इस पर बात करने के लिए वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी कश्मीर की आज़ादी की एक तवील और कठिन जिद्दोजहद के बाद कल 92 बरस की उम्र में वफात पा गए। भारतीय काबिज इंतजामिया ने ज़बरदस्ती हुर्रियत रहनुमा की मैयत को अपनी तहवील में लेकर रात के अंधेरे में उनकी तदफीन कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी के अहले खाना चाहते थे कि उनकी तदफीन श्रीनगर के शौदा कब्रिस्तान में की जाए, मगर भारतीय हुकाम ने मुमकिन एहतजाज के खौफ से सैयद अली गिलानी को उनके घर से चंद मीटर दूर हैदरपुरा में दफन कर दिया। सैयद अली गिलानी के सियासी नुमाइंदे अब्दुल्ला गिलानी का अपने वीडियो बयान में कहना था कि काबिज इंतजामिया ने घर वालों पर तशद्दुद करके मरहूम रहनुमा की मैयत अपने कब्जे में ले ली थी। काबिज इंतजामिया ने दरिंदगी और सफाकियत की इंतहा कर दी। कायदे मोहतरम के जस्द खाकी को जिस तरह से घर वालों के ऊपर तशद्दुद करके उनके जस्द खाकी को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ से भाग खड़े हुए। अब ये पता नहीं है कि उन्होंने उनकी तदफीन कहाँ पे की है। ये तो मालूम है कि उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ लोगों को ला के पास ही में करीब में जो जामे मस्जिद हैदरपुरा की है उसके अहाते में कब्र तो खुदवाई थी। सिर्फ यही नहीं, काबिज भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों को सैयद अली गिलानी के जनाजे में शिरकत से रोकने के लिए पूरी मकबूजा वादी में कल ही हाई अलर्ट नाफिज कर दिया था। लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए सख्त इकदाम किए गए थे। कई हुर्रियत रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था और मरहूम कश्मीरी रहनुमा के घर के बाहर सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करके उनके घर का सख्त मुहासरा किया गया था और साथ ही उनके घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर बाड़ भी लगा दी गई थी। यानी वफात के बाद भी बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा पर जुल्म का सिलसिला बंद नहीं हुआ और उनके आखिरी रसूमात से भी उनके चाहने वालों और हुर्रियत रहनुमाओं को दूर रखा गया। दूसरी जानिब आज भी पूरी मकबूजा वादी में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, मवासलाती राब्ते मुनक़ता कर दिए गए हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, लोगों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। श्रीनगर में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। सैयद अली गिलानी के घर के बाहर अब भी
सख्त सिक्योरिटी हिसार कायम है। BBC के नुमाइंदे रियाज मजरूर ने अपनी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात बताई। कल रात इंतकाल करने वाले वादी के सबसे उम्र रसीदा अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली गिलानी की रिहाइशगाह इसी रास्ते पर सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन यही शाहराह वादी के वाहिद हवाई अड्डे की तरफ भी जाती है। पूरी वादी में सिक्योरिटी पाबंदियां नाफिज हैं, लेकिन इस रास्ते पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनमें ऐसे मुसाफिर हैं जिनके पास हवाई जहाज़ की टिकट्स मौजूद हैं। सईद अली गिलानी को पुलिस और सिविल इंतज़ामिया की हिदायत पर रातों रात वहीं पर हैदरपोरा के मकामी इलाके में एक मकामी मस्जिद के अहाते में दफन किया गया और तदफीन के दौरान ये इल्ज़ामात भी अब सामने आ रहे हैं कि उनके जो अहल खाना है उन्हें पूरी तरह से आखिरी रसूम की अदायगी की इजाज़त भी नहीं दी गई और ज़बरदस्ती उनसे उनकी लाश छीनी गई और उन्हें फ़ौरन जो है आज सुबह होने से पहले ही दफनाया गया। इंतकाल कर चुके अलहदगी पसंद रहनुमा सईद अली गिलानी ने वसीयत की थी कि उन्हें श्रीनगर में मज़ार शोहदा में दफनाया जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का जवाब देते हुए इंतजामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी। मरहूम बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी को कश्मीर में भारत के जाबराना कब्जे के खिलाफ सबसे तवाना आवाज़ समझा जाता था। उन्हें जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत तस्वुर किया जाता था। वो एक लंबे अरसे तक कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की क़यादत करते रहे और ख़ुद भी भारतीय अफवाज के जुल्म और जबर का निशाना बने रहे। गिरफ्तारियों और नज़रबंदियों को सामना भी किया। सैयद अली गिलानी पिछले 11 साल से घर में नज़रबंद थे। कल जब उनका इंतकाल हुआ तो तब भी वो नज़रबंद थे और कई माह से बीमार भी थे। जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल जेल में गुजारे, मगर कभी अपने मकसद से 1 इंच भी पीछे ना हटे और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बने रहे। पाकिस्तान को अपनी मंजिल करार देते रहे और वो नारा लगाते थे कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 मरहूम सैयद अली गिलानी जाबिर भारतीय अफवाज के सामने भारतीय जमहूरियत को ललकारते थे और ये कहते थे कि पूरी भारतीय फौज को कश्मीर में लाकर खड़ा किया जाए तो तब भी जज्बा आज़ादी को कम नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना ये हमारा पैदाइशी और बुनियादी हक है। इसको आप चाहे 8 लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारी जमहूरियत का नतीजा जनाजा निकल रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत का उसका जनाजा निकल रहा है। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक जवान गिलानी बनेगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुँचा दीजिए। अल्लाह।